उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट को अंतिम रूप दे दिया है। दिया कुमारी ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव वित्त के पाठक, सचिव वित्त बजट नरेश कुमार ठकराल और निदेशक ब्रजेश शर्मा मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ 2 दिन तक लगातार बैठकों के बाद अंतरिम बजट को फाइनल शेप दे दिया गया है। दिया कुमारी 8 फरवरी को विधानसभा में सुबह 11 बजे प्रदेश के अंतरिम बजट को पेश करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बताई गई 4 जातीय यानी गरीब, किसान, महिला और युवाओं को लेकर कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। और ऐसे में देखिए इंतजार किया जा रहा है कल के दिन का। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, लंबे समय देखिए इंतजार किया जा रहा था अंतरिम बजट का, और ऐसे में कल का वो दिन होगा जब बजट पेश किया जाना है, अंतरिम बजट पेश होगा, क्या कुछ उम्मीदें की जाए? देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनके पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, कल विधानसभा के अंदर सुबह 11 बजे लेखानुदान यानी अंतरिम बजट, जिसको वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, वो पेश करेंगी। और चूंकि केंद्र की तर्ज पर राजस्थान ने भी इस बार ये फैसला किया कि वो वोट ऑन अकाउंट लेंगे। कारण सीधा सा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अप्रैल के अंत में या मई के शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने, तो इसलिए केंद्र सरकार ने भी लेखानुदान लेने का फैसला किया था। अब चूंकि राज्य की बारी है, उधर निर्मला सीतारमण ने जब अपना वोट ऑन अकाउंट पेश किया था तो उसमें बहुत सारी घोषणाएं खासकर उन 4 जातियों की बात करें जो नरेंद्र मोदी ने गिनाई थी प्रधानमंत्री ने, कि युवा, गरीब, किसान और महिला के लिए, उसमें भी काफी घोषणाएं थी। खासकर पर्यटन सेक्टर को लेकर मजबूत करने की बात थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात थी, उसमें ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य को मजबूत करने की उन्होंने बात की थी, और डिफेंस को लेकर भी 11% से ज्यादा बजट को बढ़ाया गया था। अब राजस्थान की बारी है। जनता को इस बात का इंतजार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखने थे इसमें। आयुष्य देखिए कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि जनता में कोई गलत मैसेज पहुंचे और उसका नुकसान, एक सियासी नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़े। तो कल अब 2 दिन की लगातार मशक्कत के बाद उस बजट को अंतिम रूप दे दिया गया। अंतरिम बजट को वित्त मंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो दिया कुमारी, उन्होंने उसको अंतिम रूप दे दिया। आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फोटो सेशन भी कराया, फोटो जारी की गई, जिसमें एसीएस अखिल अरोड़ा उनके साथ थे। उसके अलावा नरेश ठकराल की बात करें, के पाठक की बात करें, ब्रजेश शर्मा, तमाम जो वित्त विभाग की जो टीम है उसने बजट को अंतिम रूप दे दिया। अब सुबह 11 बजे देखिए, बात है अपेक्षाओं की, तो इन 4 जातियों से जुड़ी ही घोषणाएं इस अंतरिम बजट में दिया कुमारी भी पेश कर सकते हैं। 45 से 50 मिनट का उनका बजट भाषण हो सकता है अंतरिम बजट का। उसमें सबसे ज्यादा जो गरीब तबके को ऊपर उठाने की बात है, तो उनकी आय किस तरह से बढ़ी जाए, उनकी एक जो कहते हैं ना मुख्यधारा वाले समाज में उनकी सहभागिता किस तरह से हो, खासकर क्योंकि उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो सब्सिडाइज सिलेंडर राजस्थान ने 450 रुपए सिलेंडर की बात थी, वो घोषणा हो चुकी है, उस पर अमल भी हो रहा है। इसी तरह की कुछ और घोषणाएं सामने आ सकती हैं। और चूंकि दिया कुमारी के पास पीडब्ल्यूडी का भी चार्ज है, दिया कुमारी के पास महिला एवं बाल विकास का भी चार्ज है, दिया कुमारी के पास पर्यटन विभाग भी है, और दिया कुमारी के पास बाल अधिकारिता विभाग भी है। यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जाति बताई, उसमें एक महिला भी है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक किसी घोषणा की उसमें उम्मीद की जा रही है। उसमें युवाओं के लिए नई भर्तियों की घोषणा की उम्मीद की जा रही है। और किसान की आय दोगुनी करने की बात थी, किसान की सहभागिता बढ़ाने की बात थी मुख्यधारा में, उसको लेकर के भी घोषणा की जा सकती है। उसमें खासकर जो किसान बीमा जो योजना है उसको किस तरह से उसका दायरा बढ़ाया जाए, किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण अभी तक 22,000 करोड़ का दिया जाता था, उसकी बढ़ा करके 30,000 करोड़ किया जा सकता है उसको, ब्याज मुक्त फसली ऋण को। यानी कि किसानों को अब 1 लाख रुपए तक का 1 साल के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण मिलेगा, जिसमें करीब 20 लाख नए किसान जुड़ जाएंगे, और इसका दायरा 22,000 से बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन घोषणाओं से इसमें भी बचा जाएगा। और अनुमान यह है, क्योंकि करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आयुष, देखिए एक वित्त वर्ष के अंदर राजस्थान सरकार का खर्च होता है योजनाओं के वित्त पोषण में, तो माना यह जा रहा है कि कल सदन के अंदर जब वो लेखानुदान पेश करेंगी तो करीब 75,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका जो दायरा होगा, इसकी जो सीमा होगी, और उसको वो अनुमोदित कराएंगे सदन के अंदर कि अगले 3 महीने के लिए प्रदेश में जो सरकार चलाने के लिए जो खर्च होगा उस खर्च को वो अनुमोदित उसमें करा लेंगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी घोषणाओं से बचा जाएगा, लेकिन उन 4 जातियों को फोकस रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि उसका सियासी लाभ किस तरह से लिया जाए, और किसी भी तरह की ऐसी घोषणा या किसी भी तरह की पुरानी घोषणा को बंद करने से बचा निर्मल जी, एक बार ना राजस्थान के विकास की अगर बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, तो बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान, दिया कुमारी ने वाकई में बहुत अच्छा कार्य किया है। आपने बताया कि कई सारे उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं जिनको भी बखूबी वो निभा रही है, पर वित्त मंत्री के तौर पर उनका ये पहला बजट होने वाला है। ऐसे में निगाहें इस चीज पर भी बनी रहेगी कि वो उसको कितना सफलतापूर्वक कर पाती हैं। बिल्कुल आयुष, देखिए एक राजस्थान की वित्तीय सेहत सुधारने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी और चुनौती भी है,
क्योंकि हरिशंकर भाबड़ा के बाद अगर किसी को वित्त मंत्री का दायित्व दिया गया तो दिया कुमारी है। बहुत एक लंबा बीच में ऐसा काल रहा है जब मुख्यमंत्री खुद अपने पास ही वित्त विभाग को रखते रहे, लेकिन दिया कुमारी की एक ऐसी इमेज है, क्योंकि जयपुर पूर्व राज परिवार की वो प्रतिनिधि भी हैं और उनकी एक इस तरह की एक ग्लोबल इमेज है जिसका राज्य सरकार ही नहीं केंद्र सरकार भी चाहती है कि इस चेहरे को सामने रख करके ग्लोबल रिलेशंस को और मजबूत किया जाए। देखिए डेनिस फ्रांसिस यूएनओ के जब अध्यक्ष आते हैं तो दिया कुमारी उनसे मिलती हैं। उसके बाद इमानुएल मैक्रो जो फ्रांस एक बहुत बड़ी कह सकते हैं महाशक्ति, उसके राष्ट्रपति आते हैं तो बतौर प्रतिनिधि राज्य सरकार के वो दिया कुमारी उनके साथ ज्यादा समय बिताती है, उनको योजनाओं के बारे में बताती है और कौन से प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं उनसे फ्रांस की मदद से शुरू किया जा सकता है उस पर बात की जाती है। उसके बाद जापान के राजदूत और उसके अगले ही दिन अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत के अंदर, अगर वो सिटी पैलेस पहुंचते हैं दिया कुमारी से मुलाकात करें तो निश्चित तौर पर एक ऐसा खाका खींचा जा रहा है जिसका भविष्य में लाभ मिलेगा। तो कल जब लेखानुदान आएगा उसमें मैं कह रहा हूं, फिर आपको बता दूं कि बहुत बड़ी घोषणाओं से तो बचा जाएगा, लेकिन इस तरह की घोषणाएं जो जिसका सियासी लाभ लोकसभा चुनाव में भी मिल सके और खासकर वो योजनाएं, और इतना हम खर्च का अनुमान लगाकर उसको अनुमोदित करा लें कि जिस तरह से पिछली सरकार ने क्या किया कि चूंकि विधानसभा चुनाव उसको फेस करने थे तो उन्होंने इस तरह की एक लगातार आनन फानन में घोषणाएं की जिनका वित्त पोषण निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार की अर्निंग जो है करीब 2,74,000 करोड़ के आसपास है, 3 लाख करोड़ के आसपास का व्यय किया जाता है, यानी आय व्यय में अभी भी अंतर है। और आप जब घोषणा कर गई पिछली सरकार, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने घोषणा करी उनको वित्त पोषण के लिए करीब 7.5 लाख से 8 लाख करोड़ रुपए वार्षिक चाहिए। तो निश्चित तौर पर केंद्र, अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है आयुषी, तो निश्चित तौर पर केंद्र भी मदद करेगा। वहां से जो आय व्यय का हम अंतर घटाएंगे तो प्रोत्साहन राशि हमको मिलेगी और केंद्रीय करों में जो हिस्सा राशि है शायद उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उसके नतीजे देखने को मिले। पिछले दिनों जिस तरह से पीडब्ल्यूडी से संबंधित घोषणा हुई, पीएमजीएसवाई से संबंधित जो घोषणा हुई, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि केंद्र की मदद और राज्य सरकार द्वारा एक नए तरह से जो प्रयास किए जाएंगे, खासकर दिया कुमारी चूंकि युवा हैं, दिया कुमारी के पास एक विजन है, उनका फोकस यही रहना है कि प्रदेश की वित्तीय सेहत को कैसे सुधारा जाए और खासकर जो विभाग उनके पास हैं। क्योंकि देखिए किसी भी अगर राज्य का देश का आपको विकास देखना हो तो वहां की सड़कों को देख लीजिए, तो सड़क विकास की जिम्मेदारी अब बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी के पास है, वित्तीय सेहत सुधारने की जिम्मेदारी बतौर वित्त मंत्री उनके पास है, महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी महिला बाल विकास की मंत्री होने के नाते उनके पास है, बाल अधिकारिता बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बच्चों से संबंधित योजनाएं किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, बाल अपराध को किस तरह से रोका जाए, उसकी जिम्मेदारी उनके पास है। और पर्यटन की तो ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ट्रस्ट पुराने, जो सिटी पैलेस की बात करें, सिटी पैलेस अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है राजस्थान का और देश का, जो बाहर हम ब्रांडिंग करते हैं टूरिज्म की, तो अब वो खुद बतौर पर्यटन मंत्री उनका एक ऐसा चेहरा है जिसका लाभ हमें मिलेगा। और लगातार दूसरे देशों के अगर वो राजदूतों से संपर्क में हैं, उनसे लगातार उनकी बातचीत वार्ताएं हो रही हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपति या उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर परस्पर पर्यटन बढ़ेगा, परस्पर तकनीक का आदान प्रदान होगा, परस्पर व्यापार बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह सारा विजन कल आपको जब वो लेखानुदान, हालांकि बहुत कम समय था, बहुत कम मार्जिन है, क्योंकि लेखानुदान सिर्फ 3 महीने के लिए लिया जाना है अंतरिम बजट से, उसमें बहुत ज्यादा आपके पास इतनी संभावना नहीं है, लेकिन जितना भी आपके पास समय है, जितना भी आपको उसको 3 महीने की अवधि के लिए जो अंतरिम बजट पेश करना है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें दिया कुमारी का खुद का विजन, नरेंद्र मोदी का विजन, मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा की जो वो काम करना चाहते हैं, जो जन अपेक्षा उनके साथ जुड़ी थी, उनको कैसे पूरा किया जाए, वो सब देखने को मिलेगा। और जब लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र का आम बजट आ जाएगा, यानी देश का आम बजट आएगा, तो उसके बाद वो राज्य का पहला पूर्ण बजट भी जुलाई में दिया कुमारी ही पेश करेंगी। तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसे धारा के साथ चल रही हैं, उनको पता है कि प्रदेश की वित्तीय सेहत को कैसे सुधारना है, क्योंकि जनता से जुड़ी योजना पिछली सरकार ने हो सकता है सियासी लाभ लेने के लिए उनको शुरू की हो, लेकिन अब उनका वित्त पोषण करना इनकी जिम्मेदारी बन गई है, तो उन योजनाओं को बंद भी नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि योजनाओं को हमारी को बंद करना चाहते हैं, उसने आज तक विपक्ष ने ये अभी तक अपना विजन क्लियर नहीं किया कि उनके पास ऐसे कौन से सोर्सेस थे जिनका वो वित्त पोषण करें, और इस सरकार से अपेक्षा रखते हैं और जनता को इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि सरकार इसमें नाकाम रही है। तो ऐसा नहीं है, आपको कल विजन भी देखने को मिलेगा दिया कुमारी का, सरकार का, भाजपा की रीति नीति किस तरह की, वो सब देखने को मिलेगा। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का वक्त ऐसा था जिसमें उन्होंने लगातार बैठकें की वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ, उसको खाका खींचा। तो निश्चित मानिए कि जनअपेक्षाएं पूरी होंगी इस अंतरिम बजट के अंदर भी, और जो 4 जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई उनको लेकर के इसमें बहुत सारी जो घोषणाएं हैं, बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो बड़ी घोषणाएं, जो अहम घोषणाएं जिनका सियासी तौर पर भी लाभ मिले, जनता को भी पता पड़े कि सूबे के अंदर भाजपा सरकार आ गई है, भजनलाल सरकार आ गई है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी। तो वो सारी जनअपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस अंतरिम बजट को तैयार किया गया, और उम्मीद है कि कल 11 बजे जब सदन में वो अंतरिम बजट पेश करेंगी तो बहुत सारी इस तरह की चीजें सामने आएंगी जिसमें उनका विजन भी दिखेगा, जन उपयोगी जो घोषणाएं जो नहीं करेंगी उनका वित्त पोषण का एक रोड मैप भी बताएंगी, और पुरानी जो घोषणाएं थी, पिछली सरकार की जो घोषणाएं या योजनाएं थी, उनको किस तरह से वित्त पोषित किया जाएगा उसका रोड मैप भी उसमें दिखाई देगा। आयुषी।
और निर्मल जी, बड़ी बात यह है जिससे आप भी सहमत होंगे मेरे साथ में कि एक महिला से बेहतर बजट कोई नहीं बना सकता, फिर चाहे वो घर का बजट हो या फिर राज्य का बजट हो। और इसका उदाहरण है निर्मला सीतारमण, जो कि जिस तरह से बजट पेश करती है सबके लिए फायदेमंद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।